नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश परवाज डिस्कशन में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। हर तरफ इलेक्शन की बात हो रही है, इंतखाबात की बहार दिखाई दे रही है। तो चलिए इस इलेक्शन में हम जो आधी आबादी है हिंदुस्तान को, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जी हां, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा इंतखाबात में क्या हो खवातीन का एजेंडा। और इस अहम टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगा हमारा खास पैनल। तो चलिए आपका उनसे हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुमित्रा श्रीवास्तव जी, जो कि प्रेसिडेंट है विमेंस विंग आप मुंबई से, और विद्या चौहान जी, जो कि एमएलसी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं एनसीपी से। और हमारे साथ एक और मेहमान हैं कांता नालरवादे, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी से। तीनों खास मेहमानों का हम बहुत बहुत यहाँ वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे। चूंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा सियासी हो गया है। अब जब इलेक्शन की बात चल रही है तो इलेक्शन पे बात करना हम खवातीन का भी हक है। सबसे पहले सुमित्रा जी आपके पास आना चाहेंगे। हमारे एजेंडे जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर पार्टी का अपना एक अलग अलग एजेंडा होता है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो कॉमन प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, एक आम लेडी की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो क्या वाकई में आपको लगता है कि इस बार लेडीज के लिए जो रिजर्वेशन की बात है वो पूरी हो पाएगी? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि रिजर्वेशन की बात पूरी हो पाएगी इस बार भी। बट देखिए, रिजर्वेशन अपनी जगह एक है कि हम ठीक है, हम 50% आबादी महिलाओं की है और उसके हिसाब से हमें जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो हम लोग नहीं देख रहे कि पार्लियामेंट में या कहीं पे भी हम लोग उसको साकार कर पा रहे हैं। रिजर्वेशन को मैं एक चीज मानती हूँ कि वो एक पहल है हमारी तरफ से, लेकिन रिजर्वेशन से फायदा डाउन ट्रॉडन लेडीज को भी मिले वो ज्यादा जरूरी है। मुझे इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी मैं चाहूंगी कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए। ठीक है, विद्या चौहान जी आपके पास आना चाहेंगे। और आपसे अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा था, जो 16वीं लोकसभा थी हमारी, उसमें 545 मेंबर्स में से 65 जो थी वही लेडीज थी, यानी सिर्फ 12%। इस नंबर को अब तो आगे बढ़ना चाहिए। कल ही हमारा मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है और मुझे लगता है हम लोगों ने 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए, इसका हम लोगों ने जिक्र किया है। और मैं बहुत खुशी से ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पार्टी के एनसीपी के जो अध्यक्ष है, हमारे आदरणीय नेता पवार साहब, इन्होंने पहले महिलाओं को रिजर्वेशन लाने का जो सम्मत किया था वो कायदा उन्होंने सम्मत किया था। और स्थानिक स्वराज्य संस्था में जो 33% आरक्षण मिला है वो हमारे नेता शरद पवार साहब की बहुत बड़ी देन है, जिससे महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज कम नहीं है। तो राजनीति में भी महिलाओं को ये स्थान मिलना चाहिए। और ये खुशी की बात है कि आज अगर आप ग्रामीण भाग में भी जाए, शहरी भाग में भी जाए, तो नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने की वजह से आज बहुत सारी नगर सेविकाएं महिलाएं हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें लोकसभा और विधानसभा में भी ये आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, ये महिलाओं का कहना है। क्योंकि हम लोग भी अगर संसद में कोई मर्द ये बोल सकता है, हक के लिए लड़ सकता है, लोगों के लिए बात कर सकता है, तो हमारी महिलाएं भी उसी तरह से उससे भी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। ये साबित कर दिया है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नेता हो। बहुत सारी महिला नेता ऐसी है जो बहुत संसद में अच्छा काम कर रही है, विधानसभा में अच्छा काम कर रही है। तो महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलना चाहिए। चलिए, और इस बात को सबसे बेहतर ढंग से शायद हमारे सामने रखेंगी कांता जी। कांता जी आपके पास आना चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारे एजेंडे हैं, हर पार्टी का अलग अलग एजेंडा है, लेकिन रिजर्वेशन सबसे जरूरी, सबसे अहम। आपके पास आएंगे।
जी हिना जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पहले तो आपने आज का विषय बहुत ही बढ़िया रखा है, अच्छा रखा है, इसलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखिए हिना जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जी कांता जी आप अपनी बात जारी रखिए। तब उन्होंने तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कांता जी से भी, और लगता है कुछ टेक्निकल जो है वो परेशानी है, वो भी थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगी। तब तक चलिए हम आएंगे सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, चलिए ठीक है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सुमित्रा जी आपके पास आना चाहेंगे, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, उसी तरह से जो तशद्दुद की बात है, यानी जो जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, उस पर भी अब कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। जी जी, सुमित्रा जी आपको हमारी आवाज आ रही है? लगना चाहिए, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ हिना जी। जो अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं, इस पे रोक लगना चाहिए, लेकिन कौन इस पे रोक लगाएगा? देखिए, ये हमारे आर्टिकल में भी है। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, कंटिन्यू करिए। देखिए, आर्टिकल 15(3) भी ये बोलता है कि स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन। तो ये हमारे सरकार की भी जिम्मेदारी है, और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए जो आम आदमी पार्टी की महिला आयोग की अध्यक्ष दिल्ली में हैं, स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया। जी सुमित्रा जी आप अपनी बात जारी रखिए। उन्होंने हंगर स्ट्राइक की। जब 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, तब उन्होंने ये मांग की। जी जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों को किसी भी पार्टी फ्रंट पे ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को हम कैसे रोक सकते हैं। और इसमें अगर महिलाओं की भागीदारी पार्लियामेंट में ज्यादा होगी, तो वो लोग महिलाओं के हित के लिए काम कर सकेंगे। तो मेरा मानना है कि 50% हम लोगों का आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए पार्लियामेंट में। इसके लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। विद्या जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जो वायलेंस है अगेंस्ट विमेंस वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए भी इस बार के जो इलेक्शन है उसमें खास एजेंडा तय होना ही चाहिए, पार्टी से ऊपर उठकर। जी हाँ, देखिए कि महिलाओं के ऊपर अत्याचारों की घटनाएं हमें समाज में ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है। हालांकि हम लोग देखें कि जब निर्भया का केस हुआ था, उसके बाद पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था, वर्मा कमीशन का गठन भी हुआ था और कायदे कानून सख्त कर दिए गए थे। कायदे कानून सख्त होने के बाद भी अत्याचार का प्रमाण हमें बढ़ते हुए दिखता है। ये बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन इसके साथ ही एक है कि महिलाएं अभी उठ के कंप्लेंट्स करने लगी है। इसके बारे में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो रहा है और गुनहगार जो है उनको तुरंत पकड़ा जाता है, उनको जेल में रखा जाता है, उनके ऊपर मुकदमे फास्ट ट्रैक में चलाए जाते हैं। ये खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ ही जो प्रमाण बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी पुलिस है उनका सक्षम होना बहुत जरूरी है। हालांकि पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन महिलाओं पर, छोटे बच्चों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं उसके लिए मुझे लगता है पुलिस में ज्यादा ये होनी चाहिए, जितनी पुलिस में ये होनी चाहिए कि इस तरह से विद्या जी यहाँ हम ये जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ हम ये सबसे अहम बात जानना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता कि हर
जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके एजेंडे में ये बात जरूर शामिल होना चाहिए? ये देखिए, हमारे एनसीपी पार्टी की मैं बात करूंगी कि यहाँ पर हम लोगों ने इसके लिए सख्त कदम उठाए हैं कि इस तरह से अगर अन्याय अत्याचार होते हैं तो हमारा पॉलिटिकल एक विल है कि अगर महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर अगर कुछ अन्याय अत्याचार होता है तो उसको तुरंत उसको न्यायिक कक्षा में लाना चाहिए। उसको जो भी यानी लॉयर की मदद चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। हमारे जो खासदार है, हमारी सुप्रिया ताई सुळे है, हमारी एडवोकेट वंदना ताई चौहान है, इन्होंने इसके लिए बहुत सारे जी आपके पास आना चाहेंगे। कांता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो ये बताइए। कांता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कांता जी, आपसे जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि इस बार का जो इलेक्शन है वो काफी मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, स्पेशली अगर हम लेडीज की बात करें, चाहे वो रिजर्वेशन की हमने बात की, वायलेंस की हमने बात की, इसी तरह से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो भी लेडीज के लिए अलग से होना ही चाहिए और ये बात हमारे जो इलेक्शन का एजेंडा है उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। हीना जी, पहले तो मेरी बात अधूरी रह गई, ये आरक्षण वाली बात। जी मैंने जैसे आपको कहा कि संसद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महिला आरक्षण का बिल पेश किया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया राज्यसभा में। अभी के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने भी ये आरक्षण वाला बिल पेश किया था, वो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। यानी ये पारित होना चाहिए। हर पार्टी ने ये सोचना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। जैसे लोकल बॉडीज में पहले तो 33% डिक्लेयर किया था, अब 50% है। लोकल बॉडीज में ओनली वो जो आरक्षित है वही से नहीं, लेकिन जनरल से भी महिलाएं लड़ती है। अभी हाउस में 60% महिलाएं दिखती है, कारपोरेशन में दिखती है, जिला पंचायत में दिखती है, ग्राम सभा में दिखती है, लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट में भी ये महिलाओं की आबादी होनी चाहिए, परसेंटेज उनको मिलना चाहिए। ये कानून जब पास होगा तो होगा, लेकिन आगे जाके मुझे ऐसा लगता है इस बार चुनाव के समय अगर आप देखोगे कि तृणमूल कांग्रेस हो या ये बीजू जनता दल है, उन्होंने 33% बीजू जनता दल ने आरक्षण दिया है अभी अपनी पार्टी की ओर से, और ये ममता जी ने 40% महिलाओं को टिकटें देंगे ऐसा उन्होंने घोषित किया है। तो हर पार्टी ने इस प्रकार से पार्टी की ओर से ये महिलाओं का आरक्षण तय करना चाहिए, तो ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं आगे आ सकती है असेंबली में और पार्लियामेंट में। ये जो सारी महिलाओं के यानी सारे ठीक है, वायलेंस के लिए भी आगे आना चाहिए, बहुत जरूरी है वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाना सबको। तो उनके भाई पार्टिसिपेशन कैसा बढ़े, तो ये अगर महिला अगर जाती है पार्लियामेंट में या असेंबली में तो अच्छी तरह से वो विषय वहां उसको न्याय मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वायलेंस के लिए भी आगे आना चाहिए। देखो, पार्टी विद द डिफरेंस ये यहाँ विषय नहीं है कि हर पार्टी के जो भी लोक प्रतिनिधि है असेंबली में चुनकर जाते हैं या पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं, उन्होंने इस वायलेंस के लिए आगे आना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये कानून सख्त से सख्त होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस लोग उनके पास जब महिलाएं जाती है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो उन्होंने भी ये तुरंत उनकी सारी बातें सुनकर ये एफआईआर दर्ज करना चाहिए। बहुत जगह पे ऐसा होता है, पुलिस उनको कोऑपरेशन नहीं देती है, लेकिन तो भी कंपैरेटिवली अगर हम पास देखें तो अभी जो अगर देखते हैं तो एफआईआर ज्यादा से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, उनको न्याय भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस बार भी ये काफी अहम मुद्दा रहने वाला है। सुमित्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे। सुमित्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक और जो सबसे अहम पॉइंट पे यहाँ उठाने वाली हूँ वो ये कि एक महिला को ये भी आजादी होनी चाहिए कि वो कब बच्चा चाहती है, कितने बच्चे चाहती है, चाहती भी है या नहीं, उसके सामने
और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एक अहम मुद्दा है, अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में कहें तो रिप्रोडक्टिव राइट जिसको बोला जाता है, ये भी हर पार्टी के एजेंडे में कहीं ना कहीं होना चाहिए और ये बात महिलाओं को उठानी होगी? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूँ हिना जी। ये बात हम लोगों को ही उठानी होगी। यहाँ पे हमारे जो काउंटर पार्ट मेल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि समझेंगे। बार बार इसके लिए यही ज़रूरी है, मैं बार बार अपनी बात दोहराना चाहूँगी कि हमारा लोकसभा और असेंबली में 50% का रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आबादी 50% है तो इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? 50% रिजर्वेशन होगा, महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो ऊपर आएंगी और वो फिर अपने डाउन ट्रोडन जो लेडीज़ हैं, ये जो आपने बोला ये मुद्दा ज़्यादातर निम्न स्तर की लेडीज के साथ होता है, जो लोग पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको उनके हस्बैंड दबा रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके पास और कोई तरीका नहीं है, बेचारों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर पढ़ी लिखी महिलाएं पार्टी को ज्वाइन करती हैं, किसी भी पार्टी को, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करती हैं और वो 50% रिजर्वेशन के साथ अगर लोकसभा और असेंबली में आती हैं तो वो जरूर उन महिलाओं के लिए काम करेंगी। महिलाओं के जो विषय हैं उनको सीरियसली ऊपर तक देखा जाएगा, उस पर डिबेट्स होंगे, उसके लिए उसको सॉल्व करने के तरीके निकाले जाएंगे। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% जो बोला जा रहा है वो होना लोकसभा और असेंबली में बहुत जरूरी है। विद्या जी आपके पास आना चाहेंगे, आपने भी तमाम चीजों को बहुत गौर से देखा है, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, एक जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है वो भी महिला के लिए बहुत जरूरी है और इसको बाकायदा जो पार्टीज हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जब तक एक महिला जो है वो माशी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक शायद वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाएगी। जी देखिए, महिलाओं, आजकल आप देखेंगे तो महिलाएं पढ़ लिख के बहुत बड़ी हो रही है और वो ग्रेजुएशन करने के बाद स्पेशलाइजेशन भी करती है। सारे क्षेत्र में महिलाएं, इसका हमें बहुत बहुत अभिमान है। लेकिन आपने जैसी बात छेड़ी तो महिलाओं को ये भी स्वतंत्र होना चाहिए कि अगर वो चाहती है तो ही शादी करे, अगर वो चाहती है तो ही बच्चे पैदा करे। कितने बच्चे पैदा करना है? अगर 2 बेटियां हुई तो उसके बाद फिर से बेटा होने के लिए उसको डिलीवरी करनी जरूरी है, ये जो है वो गलत बात है। महिलाओं को ये स्वतंत्र होना चाहिए कि वो शादी किससे करे, उसको अगर कोई पसंदीदा जोड़ीदार मिलता है तो उसको वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी जाति धर्म का कंपल्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो सुशिक्षित हो गई है, अच्छी पढ़ी लिखी है, अपने पैर पे खड़ी है, तो उसको कोई जरूरत नहीं कि भाई कंपलसरी उसको बोले कि आप शादी कर रही लोग, करना ही चाहिए, शादी करनी चाहिए, उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसको ये स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो क्या चाहती है। वो बच्चे, अगर उसको चाहिए कि एक ही बच्चा चाहिए मुझे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो ये कोई उसके ऊपर कंपेल नहीं कर सकता है, उसके सास ससुर, उसका हस्बैंड, ये कि भाई हमको बेटा जब तक नहीं होता तब तक तुमको 10 बेटे ये करने, ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है हमारे पार्टी ने ये बहुत कि महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको उनके डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर हमने शिक्षा ली है तो मुझे लगता है ये अधिकार भी हमें देता है, चाहे हम मर्द हो चाहे औरत हो, हमें अधिकार समान होना चाहिए। लेकिन इसकी जरूरत आज भी है। पढ़ी लिखी महिलाओं में भी ये होता है कि भाई मुझे शादी करनी चाहिए, मेरी माँ बाप कह रहे हैं मुझे शादी करनी चाहिए, मुझे सास कह रही है तो मुझे बेटा ही होना चाहिए। तो ये कंपल्शन, औरतों प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। कांता जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक जो लेडी है उसका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है और ये बात बाकायदा अब एजेंडे में शामिल होना चाहिए। हिना जी, ये बिल्कुल बात सही है आपकी। हम देखते हैं तो आगे कृषि क्षेत्र हम देखेंगे, कृषि क्षेत्र में 75% महिलाएं ही काम करती है, लेकिन नाम पुरुषों का आगे आता है
खेती उनके ही नाम पे होती है, उनको कितना उसमें से हिस्सा जो मिलता है, तो नहीं मिलता है। हाँ। तो इकोनॉमिकली महिलाएं ज्यादा मेहनत करती है। बिल्कुल। और आप देखिए कोई भी काम हो, महिला घर परिवार का भी काम करती है, यानी पति बच्चे सब घर परिवार का सारा काम करके फिर वो भी काम करती है, यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जिम्मेवारी ज्यादा है और वो अच्छी तरह से निभाती है। तो भी अगर हम पेमेंट का देखेंगे, वेतन का देखेंगे तो समान नहीं होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। पुरुष और स्त्री को समान वेतन मिलना चाहिए और उसको खुद को वो जो कमाती है वो खर्चा करने की, यानी उसको खुद स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मुझे शादी करनी है तो मैं कर सकती हूँ, बच्चे पैदा इतने ही करने तो कर सकती हूँ, वो बेटी हो या बेटा हो वो उसको तय करने दो। तो मुझे दुख होता है इस बात का हिना जी, इसलिए आपने आज का विषय जो लिया है कि परसेंटेज बढ़ना चाहिए। हाँ, आज हम कंपैरेटिवली अदर्स कंट्रीज देखेंगे तो हमारा नंबर 149 पे आता है संसद में, जो परसेंटेज हमारा है वो जब तक नहीं बढ़ेगा, ये जो सारी महिलाओं की दिक्कतें हैं या प्रश्न है, हाँ। उसका जवाब महिलाएं अच्छी तरह से संसद में खुल के और वहां लड़ सकती है। आप तीनों से एक एक करके मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो लोकसभा इलेक्शन है इसमें लेडीज का अहम एजेंडा क्या होना चाहिए, आपकी नजर में सबसे पहला एजेंडा क्या होना चाहिए, एक एक करके। सुमित्रा जी सबसे पहले आपके पास। मेरा सीधा सभी सरकारों से अनुरोध है और सभी पार्टी से अनुरोध है कि 50% जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी, हमारी लेडीज को उस तरह से न्याय नहीं मिल सकता। हम लोग आगे आएंगे, महिलाएं आगे आएंगी, महिलाओं की बातें वो लोकसभा में रखेंगी, उस पर डिबेट होंगे, वो वहां से फिर नीचे ग्राउंड लेवल पे वो फैसिलिटीज पहुंचना चाहिए। वो आशा वर्कर्स होते हैं या आंगनवाड़ी की जो लेडीज हैं, इन लोगों तक हमारी सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना प्रतिनिधित्व 50% जो है वो बढ़ना चाहिए। विद्या जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट आप देखती हैं लोकसभा इलेक्शन में एजेंडा होना चाहिए इस बार? जी देखिए, लोकसभा और विधानसभा में हमें आरक्षण मिलना ही चाहिए। लोकसभा में आरक्षण मिलना, ये 5 साल ये भाजपा सरकार यहाँ पर थी जिसके उन्होंने लाना चाहिए था ये बिल, लेकिन ये बिल जानबूझ के पीछे रखा गया है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि महिलाएं ज्यादा संख्या में लोकसभा और विधानसभा में आने के लिए 33% आरक्षण तो उनको मिलना ही चाहिए। जब ये आरक्षण मिलेगा तो ही महिला आएगी ना। तो हम सब लोगों की मांग, चाहे हम लोग किसी भी पार्टी की हो, हाँ। हम लोग एक महिला होके एक साथ यहाँ लड़ेंगे। हमें यहाँ पार्टी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा, फिर हमारे कांताताई हो चाहे दूसरे हमारे कोई भी साथी हो, ये यही चाहती है महिलाएं, चाहे कोई जी कोई ये सबसे जरूरी बात है कि महिलाओं को साथ आना है, पार्टी से ऊपर उठना है। कांता जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट इस साल क्या होना चाहिए? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एक तो पहली महिलाओं की सुरक्षा, ठीक, और उनको इकोनॉमिकली फ्रीडम मिलना चाहिए, बिल्कुल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। हाँ। कृषि क्षेत्र की महिलाओं को उनका नाम आना चाहिए ना, खेती का, पति के नाम, पिता के नाम, भाई के नाम, वो उनके नाम क्यों, महिलाओं के नाम क्यों नहीं आता है? ये तीनों बातें अहम है। और उसी के साथ साथ देखिए, अभी भी मोदी जी ने ये बिल रखा था आरक्षण का, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। सभी पार्टियों ने, देखो हर पार्टी के जो जेंट्स लोक प्रतिनिधि है उनको लगता है कि अगर महिलाएं आती है तो करिश्मा करेगी और हमारी सीट भी चली जाएगी। आज इस डिस्कशन में हम एक बात पर तो पहुंचे हैं कि महिलाएं अगर साथ आ जाएं तो करिश्मा करेंगी और वाकई में ये दुनिया जो है और खूबसूरत हो जाएगी। हम अपने तीनों खास मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सुमित्रा जी आपका, विद्या जी आपका और कांता जी आप तीनों का हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आदाब।